देखने जा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेडिकल एग्जाम के लिए, और मैंने इसमें प्रॉब्लम भी कुछ ऐसे रखे हैं जो एज इट इज़ आपके नीट एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं। तो कुछ आईआईटीज के प्रॉब्लम है, कुछ AIEEE के प्रॉब्लम है, कुछ आपके मेडिकल में आप देखोगे कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये जनरली टेस्ट सीरीज के अंदर रिपीट होते रहते हैं और आप बच्चे छोड़ते रहते हो। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर ये पहले होता क्या है, इसके ऊपर काम करते हैं और इसकी बेसिक थ्योरी और शॉर्टकट्स डेवलप करते हैं। तो देखो, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी चीज होती है जो लाइट रेडिएशन को 100% रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रेडिएशंस को या लाइट रेडिएशन को 100% रिफ्लेक्ट करता है। अब 100% रिफ्लेक्शन जब भी होता है तो वो हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ही होता है और कहीं होने का चांस नहीं है। तो दैट मीन्स इस वक्त जो भी फिनोमेना अकर कर रहा होगा वो फिनोमेना होगा TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये किस तरीके से करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है उसको, ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास एक कोर मटेरियल होता है, ये ग्लास का बना हुआ होता है। तो ये ग्लास हो गया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μg कर दिया। इस ग्लास के चारों तरफ हम लोग एक मटेरियल की कोटिंग करते हैं। तो जैसे ये ग्लास की कर्व सरफेस होगी, तो इस कर्व सरफेस के चारों तरफ बाहर से हम कोटिंग कर रहे हैं और इस कोटेड मटेरियल को बोलते हैं कोर क्लैडिंग। तो ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, इस मटेरियल को बोलते हैं कोर क्लैडिंग। इसका काम होता है लाइट को किसी भी तरीके से बाहर ना जाने देना, ठीक है। अच्छा, तो इस कोर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी के नाम से लिख देते हैं μc, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। ओके, अब जनरली इस साइड जहाँ से लाइट एंटर कर रही होती है यहाँ का मीडियम एयर होता है, तो मैं इसका फॉर द टाइम बिंग नाम μa कर दे रहा हूँ। अब पहला केस ये होता है कि हम लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल तक इंसिडेंस कराते हैं, जी पर्टिकुलर एंगल तक। इस एंगल का नाम मैंने कर लिया I0। वी हैव टू फाइंड आउट I0 का वो मैक्सिमम वैल्यू कि लाइट कर्व सरफेस से बाहर ना जाए, ठीक। तो ये I0 का हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना होता है सच दैट लाइट कर्व सरफेस से बाहर ना जाए। अब इसका मीनिंग मैं क्लियर करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I0 such that ray does not emerge out of curved surface। अब ये कैसे होता है, इस पे काम शुरू करते हैं। तो रे I0 के एंगल पे टकराई, आगे बढ़ी। अब हम चाहते हैं यहाँ से रे बाहर ना जाए, तो क्यों ना जाए, तो उसका जवाब है यहाँ पर रे डेफिनेटली TIR करेगी। तो आपने क्या किया, नॉर्मल बनाया और TIR के लिए इसको सरफेस पर ग्रेस करा दिया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री। इस एंगल का नाम फिर ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल हो गया। अब ध्यान देना, ये अगर क्रिटिकल एंगल हो गया तो ये वाला एंगल हमारे पास यानी ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है इसका वैल्यू हो गया 90 - IC। क्यों? क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एंगल का सम 90 से ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। तो 90 - IC हमारे पास दूसरा एंगल आ गया। अब अप्रोच ये रहेगी, अच्छा मेरे को ये भी बताना है कि ये मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैं धीरे धीरे करके बताते रहूंगा आपको। अब अप्रोच ये रहेगी कि हम उल्टा चलेंगे, पहले इस सरफेस पर हम अपना स्नेल्स लॉ लगाएंगे, IC का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से हम I0 निकालेंगे, फिर हम जस्टिफाई करेंगे I0 बढ़ाने पर क्या होगा और घटाने पर क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेकंड सरफेस पर क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका हो गया हमारा μg, आप बोलते चलो μg sin IC इज इक्वल्स टू μc sin 90। तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पर आपको ले चल रहा हूँ। तो μg sin IC इज इक्वल्स टू μc sin 90। sin 90 का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया और यहाँ से क्रिटिकल एंगल का वैल्यू मेरे पास आ गया μc डिवाइडेड बाय μg। अब हम इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास आ गया, इस एंगल का नाम IC हो गया, ये μc हो गया एंड ये μg हो गया और इसका वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मेरे पास आ गया μg स्क्वायर माइनस μc स्क्वायर। अब हम फ्री हो गए। अब जो भी हमें एंगल चाहिए होगा हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अब चलते हैं हम पीछे। अब इस फर्स्ट सरफेस पर हमें फिर से अपना स्नेल्स लॉ लगाना है। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो μa sin I0 इक्वल्स टू μg sin R और R की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 90 - IC। तो चलो लगाते हैं इसमें स्नेल्स लॉ। तो सेकंड सरफेस पर आप बेटा लगाओगे तो μa sin I0 is equals to μg sin 90 - IC। तो μa sin I0 is equals to μg sin 90 - IC, this becomes cos IC। तो sin I0 का जो वैल्यू आ गया मेरे पास वो आ गया μg by μa into cos IC।
ओके, अब हमें cos IC का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे सामने एक रिजल्ट आ जाएगा, फिर हम उस रिजल्ट पे काम शुरू करेंगे। cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हो गई अंडर रूट म्यू जी स्क्वायर माइनस म्यू सी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास म्यू जी। तो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, तो रिजल्ट मेरे सामने फाइनली आ जाएगा sin I नॉट इज इक्वल्स टू म्यू जी बाई म्यू ए इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू जी स्क्वायर माइनस म्यू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू जी। म्यू जी से म्यू जी हो गया कैंसिल आउट, एंड एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया मेरे पास, और ये रिजल्ट आ गया sin I नॉट इज इक्वल्स टू रूट अंडर म्यू जी स्क्वायर माइनस म्यू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू ए। याद रखने का तरीका मैं भी आपको बता दूंगा, बट फिलहाल पहले मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सिखाऊं कि मैक्सिमाइज करने पर क्या होगा और मिनिमाइज करने पर क्या होगा। उसके लिए आप एक बेसिक पॉइंट सीखो, और वो बेसिक पॉइंट ये, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो दोनों एंगल्स होते हैं, इन दोनों एंगल का सम थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमेशा 90 के ही बराबर होता है। अगर हम एक एंगल को बढ़ाते चले जाएं तो दूसरा एंगल कम होता चला जाएगा। इसका मीनिंग क्लियर करो पहले। जैसे मान लो ये वाला एंगल अभी 20 डिग्री है, तो फिर बच्चों ये वाला एंगल 70 होगा। अगर मैं इस एंगल को बढ़ाना शुरू करूँ, सपोज करो मैंने इस एंगल को 30 डिग्री कर दिया, तो फिर इधर का एंगल कम हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसको मैंने और बढ़ा दिया, सपोज करो मैंने इसको 45 कर दिया, तो फिर यार ये और कम हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 45 हो जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एक एंगल को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, इफ थीटा 1 इज इंक्रीज्ड, तो अगर थीटा 1 को इंक्रीज करते हैं देन थीटा 2 डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब इसका हमारे ऑप्टिकल फाइबर से क्या लेना देना है, तो मैं वापस से यहाँ पर डायग्राम ले रहा हूँ। तो ये था हमारा ऑप्टिकल फाइबर, जिसके चारों तरफ हमने कोर क्लैडिंग लगा दी थी। तो ये क्लैडिंग थी जो लाइट को बाहर जाने से प्रोटेक्ट कर रही थी। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी था, ग्लास का म्यू जी था, यहाँ पर म्यू ए था। लाइट आके टकराई थी एट सम एंगल आई नॉट, और आई नॉट के एंगल पर टकराने पर सेकंड सरफेस पर ग्रेस कर गई थी, और इधर का एंगल हो गया था आई सी, यह एंगल हो गया था आर। ओके, अब हमारी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम निकाल चुके थे साइन आई नॉट का रिजल्ट, और साइन आई नॉट का रिजल्ट था अंडर रूट ऑफ म्यू जी स्क्वायर माइनस म्यू सी स्क्वायर। तो साइन आई नॉट था म्यू जी स्क्वायर माइनस म्यू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू ए। तो तीन मटेरियल है, पहले इनको याद कर लो, ए जी सी, सही है। ए स्टैंड फॉर एयर, जी स्टैंड फॉर ग्लास, और सी स्टैंड फॉर कोर क्लैडिंग। एयर यानी वो जगह जहाँ पर लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं। तो ए जी सी, अभी ध्यान रखना, आपको जरूरी नहीं है मैं यहाँ एयर डालूँ, तो याद कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ म्यू ए मैंने रखा हुआ है। कुछ और होगा तो म्यू ए की वैल्यू हम वैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए जी सी के हिसाब से हम चल रहे हैं अपने ऑप्टिकल फाइबर में, और रिजल्ट हमारे पास आ रहा है अंडर रूट म्यू जी स्क्वायर माइनस म्यू सी स्क्वायर बाय म्यू ए, क्योंकि ये हम बार बार डेराइव नहीं करेंगे, ये एज इट इज यूज करेंगे हम कई सारे सवालों के अंदर। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। मैं बोल रहा था इसको मैक्सिमाइज करने पर क्या होगा और इसको मिनिमाइज करने पर क्या होगा, तो सुनना। तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर उसका जो रिजल्ट है वो मेंशन कर देंगे। तो अगर हम आई नॉट को इंक्रीज करें, तो इफ दिस एंगल आई नॉट इज इंक्रीज्ड, तो इसे बढ़ाने से इसके सामने का एंगल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इफ आई नॉट इज इंक्रीज्ड देन एंगल आर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर हम आई नॉट को बढ़ाएं तो इसके सामने का एंगल बढ़ जाएगा, यानी आर बढ़ जाएगा। अब चेक करो बच्चों, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये बढ़ जाएगा तो यार ये कम हो जाएगा ना। देन एंगल एट सेकंड सरफेस, देन एंगल एट सेकंड सरफेस, this angle becomes less than critical angle and light goes out, और लाइट बाहर जाना शुरू कर देगी। तो वापस से सुन लो, तो इसको बढ़ाने पर ये बढ़ जाएगा और ये एंगल क्रिटिकल से छोटा हो जाएगा। जब भी सरफेस का एंगल क्रिटिकल से छोटा होता है तो क्या होता है, लाइट का टीआईआर होना बंद हो जाता है, लाइट वहां से बाहर चलना शुरू कर देती है। तो लाइट यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब कम करने पर समझते हैं, तो ये कम हो गया तो ये भी कम हो गया, तो ये वाला एंगल बढ़ गया और इसकी वैल्यू जैसे ही क्रिटिकल से बड़ी हो गई लाइट का टीआईआर होता रहा। यानी कम करने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बढ़ाने पर दिक्कत है। तो हम ये कहेंगे कि फॉर एंगल लेस देन आई नॉट लाइट टीआईआर करती रहेगी, एंड फॉर एंगल ग्रेटर देन आई नॉट लाइट टीआईआर करना बंद कर देगी। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चल रहा हूँ। तो अब अगला पॉइंट ये है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई नॉट से, तो आई नॉट से कम रखते हैं, देन लाइट अंडरगोस टीआईआर। तो अब इसे मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं। तो कम रखने पर तो लाइट टीआईआर कर रही है, कम मतलब कहां से कहां पर, तो जब एंगल एट फर्स्ट सरफेस इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन आई नॉट, तो लाइट एट
at second surface undergoes TIR। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर हम एंगल को, तो मैं क्या लिख रहा हूं, जब एंगल एट एंगल एट फर्स्ट सरफेस becomes greater than I0 and less than 90, तो कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से तो छोटा ही होता है, ठीक है ना, तो I0 से बड़ा कर दें बट 90 से छोटा रखें, देन एंगल एट सेकंड सरफेस becomes less than critical and light emerges out। तो इसलिए बोला गया I0 की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ जहां तक लाइट TIR कर सकती है। तो आई थिंक अब तो समझ आ गया होगा। तो अब रिजल्ट हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। सो साइन I0 मैक्स, क्योंकि इससे बड़ा करने पर लाइट क्या होगी, बाहर चली जाएगी, और इससे छोटा रखने पर TIR करती रहेगी। अब ये प्रोसेस आप याद रखना। और हमारी उंगलियों पर है AGC, तो हो गया अंडर रूट ऑफ म्यू जी स्क्वायर माइनस म्यू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू ए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया ऑप्टिकल फाइबर में काम करने के लिए। अब इसको हम एप्लीकेशन पार्ट देखते चलते हैं। तो देखना, अब जो इसमें एग्जांपल मैंने रखा हुआ है ये रहा। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये IIT स्क्रीनिंग 2000 का आया हुआ एग्जांपल है, और आप मेडिकल वाले बच्चों के टेस्ट में बहुत बार ये रिपीट किया जाता है एज इट इज, और मेडिकल वाले छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो ऑप्शन देख कर डर जाते हैं। अब इस पर कैसे काम करें, ये कह क्या रहा है, तो डायग्राम देख के ही पता चल जा रहा है कि यार ये अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछना चाह रहा है। फिर भी आप पढ़ लो, कहते हैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इज इमर्स्ड इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, तो चारों तरफ इसके वाटर है। ओके, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्लैब AB, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट रे कम्स आउट ओनली फ्रॉम अदर सरफेस CD, तो रे जो है यहाँ से बाहर ना निकले क्योंकि ये तो जाके आगे टकराएगी, इधर से ना निकले, बस इस जगह से बाहर निकला है। तो काम शुरू करते हैं। मैं डायग्राम वापस से बना रहा हूँ। तो इसका अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 दे रखा है और बाहर चारों तरफ वाटर है, तो इधर भी वाटर है एंड हर जगह पर वाटर ही है। अब करने को तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ एक बार आप फिर से सीखो, ठीक है ना, जिससे कंसेप्ट और अच्छा आ जाएगा। तो अब हमें अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सच दैट लाइट इधर से बाहर ना जाए साइड वॉल से। तो अब लिख करके चलो, क्यों बाहर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर उसका क्या हो रहा होगा, TIR। तो इधर के एंगल को मैंने 90 बना दिया, ये एंगल IC हो गया, और यहाँ का एंगल हो गया अब हमारा 90 माइनस IC। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से और आ जाएगा, क्योंकि मैं ये सेकंड टाइम कर रहा हूँ प्रॉब्लम। पहले इधर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फिर हम इधर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो चलो, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, आप सेकंड सरफेस सॉरी बोलना शुरू करो। तो N1 साइन IC इज इक्वल्स टू N2 साइन 90। तो बच्चों साइन 90 तो 1 हो गया, और यहाँ से साइन IC का वैल्यू हमारे पास आ गया, ये आ गया N2 बाई N1। अब जरा आप गौर करो कि ये सारे एंगल साइन इनवर्स के टर्म में चल रहे हैं ना, तो हम यहाँ से IC की वैल्यू लिख लेते हैं, और IC की वैल्यू होगी मेरे पास साइन इनवर्स N2 बाई N1। अब चेक करो ऑप्शन में साइन इनवर्स N2 बाई N1 हमारे दो रिजल्ट्स में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी ये दो ऑप्शन तो 50-50 लाइफलाइन के हिसाब से KBC के हिसाब से चले गए। तो अब हमारे ऑप्शन जो बने D और A में से कोई दो ही बने। देखो आधा सवाल भी नहीं किया पर हमें ऑप्शन नजर आने शुरू हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं फर्स्ट सरफेस के ऊपर। तो फर्स्ट सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो बनेगा N2 साइन अल्फा मैक्स इज इक्वल्स टू N1। अब यहाँ का साइन 90 माइनस IC मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कॉस IC। तो इधर से साइन अल्फा मैक्स का वैल्यू आ गया, एंड दिस वैल्यू इज N1 बाई N2 कॉस, और IC की जगह आप डाल दोगे ये वाला रिजल्ट, जो कि बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स N2 बाई N1। ओके, अब कॉस साइन इनवर्स N2 बाई N1 तो एक ही में बन रहा है बच्चों, और वो यही है। इसका मतलब आंसर तो आ चुका हमारा, बट फिर भी पूरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अल्फा मैक्स का वैल्यू आया, अब साइन को आप इधर लगा दो, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स N1 बाई N2 टाइम्स कॉस साइन इनवर्स N2 बाई N1। तो ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट बना। अब देखो, देखने में तो डरावना है, बट है एक्चुअली में कितना आसान, हम लोगों ने कैसे फटाफट से निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा A हो गया। तो ये सवाल एज इट इज रिपीट किया जाता है। अब ऐसा कर दो, हमारे घर से क्या जा रहा है, जितना करोगे हमारा ही फायदा है इसके अंदर। तो अगर ये नीट एग्जाम के अंदर आया तो आई थिंक अब आप आराम से हैंडल कर लोगे इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये भी बड़ा स्पेशल प्रॉब्लम है, ये भी एज इट इज आपको टेस्ट में मिलेगा बहुत सारे, ठीक है ना। अब इसमें भी वापस से वही प्रोसेस है, कहता है द हाईएस्ट अल्फा फॉर विच रे कैन ट्रैवल थ्रू फाइबर, तो वो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू बता दो सो दैट रे फाइबर से जाना शुरू कर दे। तो अब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ऑप्शन देख करके। देखो आप, तो ये हो गया हमारे लिए
अब देखना पड़ेगा एयर है यहाँ क्या है, एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो μ1 दे रखा है, सराउंडेड बाय क्लैडिंग ऑफ μ2, तो क्लैडिंग μ2 की दे रखी है, और बीम ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर, हाँ तो अच्छी बात है, इधर एयर दे रखा है और इधर का μa हमारे पास एक्जैक्टली 1 के बराबर हो गया। अब तो आप सीधे सीधे भी कर सकते हो, डिराइव कराना डिराइव कर लो। तो हमें साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाया मैंने साइन अल्फा मैक्स, AGC वाला कंसेप्ट लगाओ, अंडर रूट ऑफ μg² माइनस μc² डिवाइडेड बाय μa। तो साइन अल्फा मैक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई और ये रिजल्ट आ रहा है अंडर रूट ऑफ μg, अब μg की जगह बच्चों क्या आ गया, μ1 आ गया, तो अंडर रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर माइनस μc की जगह आ गया आपके पास μ2 डिवाइडेड बाय μa की जगह, अब वो तो एक्चुअली में एयर ही है तो उधर हो गया 1, तो आंसर आ गया हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ μ1² माइनस μ2², ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब तो आई थिंक आराम से आ गया होगा आपको समझ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, कहता है अ क्यूब ऑफ साइड मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो ये जो क्यूब है मैं डायग्राम को फिर से ले रहा हूँ, दिस थिंग इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, अच्छा इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो इसको इमर्स कर दिया चारों तरफ से इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है। द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जस्ट टेक्स प्लेस एट पॉइंट P, तो जस्ट है तो इधर क्यों भेज रहे हो, तो एग्जामिनर लोग कई बार कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम बना देते हैं। जस्ट का मतलब क्या होता है, रे सरफेस के लॉन्ग ग्रेस करेगी, तो आप वहां से रे लाओ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, तो यहाँ से हम रे लाए, इंसिडेंट कराई थीटा एंगल पर और दूसरे सरफेस पर ग्रेस करा दी, तो इधर का एंगल 90 डिग्री हो गया, ओके। ये एंगल फिर हमारे लिए IC हो गया और इधर का एंगल हमारे लिए 90 माइनस IC हो गया। क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो डायरेक्ट लगा दो, अब तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए काम करेगा A का, मतलब μa हो गया, ये हमारे लिए μg हो गया एंड ये हमारे लिए μc हो गया, कोर क्लैडिंग की तरह। तो आप डायरेक्ट लगा दो साइन थीटा अंडर रूट ऑफ μg² दैट मीन्स μ2² माइनस μc² यानी μ1² डिवाइडेड बाई μa यानी μ1, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू μ1 को अंदर ले जाओ, μ2² बाय μ1² माइनस 1, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये AIEEE 2009 का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम उन्होंने लाइन से कर लिए, ये वही हैं जो आपके में एज इट इज रिपीट होंगे। तो अब AIEEE 2009 का प्रॉब्लम ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही है, कह रहा है ये एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2/√3। अब ये बोल रहा है लाइट रे इज इंसिडेंटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन द फिगर, तो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है एट सम एंगल थीटा, द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच लाइट ग्रेजेस अलॉन्ग द वॉल ऑफ द रॉड, तो ग्रेजेस अलॉन्ग, तो इसको आप आगे कंटिन्यू कर दो और इस लाइट रे को आप ग्रेस करा दो। तो अब तो यार ये तो याद हो गया, अब हमें बस खाली मीडियम चेक कर लो। अच्छा, इट इज सराउंडेड बाय AM, तो मतलब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 है, तो ये हो गया AGC, तो G की जगह तो हम 2/√3 ले लेंगे, C की जगह 1 हो जाएगा, एयर की जगह 1 हो जाएगा, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा दो फॉर्मूला, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ μg², ये हो गया 4/3 माइनस μc², ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई √1/3, तो यहाँ से थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/√3, तो ये आई थिंक अब आपको आराम से आ गया होगा, ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो ये लेक्चर था आपका ऑप्टिकल फाइबर का, अब आप प्रैक्टिस करो, यूनिवर्सल जरूर लगाते रहना और साथ में DPP करते रहना, ठीक है ना। इससे आपको जो सिखा रहा हूँ एज इट इज टॉपिक बाय टॉपिक आपका कवर होता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसके अंदर रहेगा एरिया ऑफ विजिबल रीजन और कुछ मिराज वगैरह और छोटे मोटे जो बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं वो सारे रहेंगे। थैंक यू सो मच।